नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एमपी सीजे मेंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का जो चैप्टर 3 है, अध्याय 3 है, जिसके अंतर्गत हमने हमारी पूर्व वाली वीडियोस में उन क्वेश्चंस को देखा जो कि रेगुलर क्वेश्चंस है और वो जो है रिपीटेडली बार बार पूछे जाते रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने जो है कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि संभावित है कि एग्जामिनर पूछ ले, उनको भी हमने देखा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। ऐसे क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें एक समस्या आपके सामने रख दी जाती है और उस समस्या का सॉल्यूशन जो है आपको अपने उत्तर में लिखना होता है। अब यहां पर जो है ये जो क्वेश्चंस है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इनमें मार्किंग जो है बहुत ही अच्छी मार्किंग दी जाती है। जैसे कि आप समझें कि मैथमेटिक्स में अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया, एक जो है प्रश्न दिया गया और आपने उसका सटीक जो है सॉल्यूशन लिख दिया, तो आपको मार्किंग जो है अच्छी मिल जाती है। उसी प्रकार से यहां पर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस का जो है मार्किंग रहती है। अब यहां पर हम देखें कि एमपीसीजे के एग्जाम में 1996 और 1998 में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद अभी तक जो है ऐसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं। लेकिन वहीं हम एमपी एडीजे के एग्जाम को देखें तो 2013 में जो है इस प्रकार का प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें जो है अच्छी मार्किंग लोगों को प्राप्त हुई थी। तो यहां पर हम आपको बताएं कि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको जो है कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो बात को समझिएगा, जब कभी भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को लिखने का आप इस तरह से दिमाग में बिठाएं कि इस क्वेश्चन को जब लिखा जाता है तो इसके दो पार्ट रहते हैं। पहले पार्ट में हमें उन प्रावधानों को लिखना होता है जिन प्रावधानों से कनेक्टेड वह समस्या है। तो पहले हम उन प्रावधानों को लिखें और उसके बाद जो है उस प्रावधानों के अनुसार जो प्रॉब्लम दी गई है उसका सॉल्यूशन क्या है। तो जब हम इनको जो है व्यवस्थित तरीके से लिख देते हैं तो हमें जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहां पर हम कुछ पूर्व जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनके आधार पर कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं और उनका सॉल्यूशन आपको कैसे लिखना है वह भी आपको बता रहे हैं। तो देखिएगा, 1998 एमपीसीजे के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। गृहस्वामी द्वारा दिनांक 17/7/95 को विक्रय पत्र से स्थान का स्वतः अर्जित किया गया, मतलब कि क्रय करके जो है गृहस्वामी ने 19/7/95 को 19/7/1995 को जो है क्रय कर एक स्थान को अर्जित किया जिसमें बा किराएदार था। मतलब कि ऐसा स्थान जो है किराए पर लिया गया जिसमें ऑलरेडी एक व्यक्ति जो है किराएदार था, उसमें किराए पर रह रहा था। आ द्वारा बा के विरुद्ध दिनांक 17/1/96 को, मतलब 17 जनवरी 1996 को एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 की धारा 12(1)(e) और F के अंतर्गत, मतलब कि निवास स्थान के लिए और अनिवासिक प्रयोजनों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर निष्कासन का वाद प्रस्तुत किया गया। क्या वाद प्रमाणित होने पर आज्ञप्ति किया जा सकता है? क्या न्यायालय में यह साबित हो जाए कि भाई वह व्यक्ति को अपनी वास्तविक आवश्यकता है निवास के लिए, अनिवासिक प्रयोजनों के लिए, वह साबित कर देता है, तो क्या ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है इस प्रकरण में डिक्री प्रदान कर सकता है निष्कासन की या नहीं कर सकता? तो यहां पर यह समस्या जो है आपके सामने है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो बात को समझिएगा, सबसे पहले आपको प्रावधान जो कि कनेक्टेड प्रोविजन है उसका उल्लेख यहां पर करना होगा। तो ये जो समस्या है यह अधिनियम की धारा 12(4) से संबंधित है, जिसमें प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई स्थान किसी गृहस्वामी द्वारा जो है अर्जित किया गया है, क्रय द्वारा अर्जित किया गया, उसका स्वामित्व जो है उसने अर्जित किया है किसी भी तरह से, तो ऐसी स्थिति में जिस तारीख को वह स्थान अर्जित किया गया है उस तारीख से 1 वर्ष के भीतर जो है इस प्रकार का धारा 12(1)(e) और धारा 1(e)(f) के अंतर्गत कोई भी जो है दावा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और ना ही इसमें जो है किसी किराएदार की निष्कासन किया जाएगा। तो यहां पर धारा 12 की उपधारा 4 में इस तरह के प्रावधान है।
तो सबसे पहले आपको धारा 12 की उपधारा 4 को वहां पर उल्लिखित करना होगा, और जब आप उसको उल्लिखित करने के बाद फिर आप प्रॉब्लम पे आएंगे कि प्रस्तुत प्रकरण में गृह स्वामी ने 19/7/95 को स्थान को क्रय द्वारा अर्जित किया है तथा उसके द्वारा 17/1/96 को मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में यह जो मामला है जो है स्वतः अर्जित करने से 5 महीने 28 दिन के भीतर प्रस्तुत किया गया है। तो यहां पर जो है धारा 12 की उपधारा 4 के प्रावधानों के अनुसार जो है यहां पर न्यायालय अगर यह साबित भी कर दिया जाए कि ऐसा स्थान के जो स्वामी है, गृह स्वामी है, उसको अपने वास्तविक आवश्यकता के आधार पर जो है उसकी आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है न्यायालय डिक्री नहीं दे सकता। तो यहां पर जो है आपने पहले प्रावधानों को बताया और उसके बाद जो भी सॉल्यूशन है उसका जो है निराकरण आपने किया। तो इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 1996 में एमपीसीजे के एग्जाम में पूछा गया और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे लिखना है। किराएदार अ के विरुद्ध उसका भवन स्वामी अवशेष किराए के आधार पर भवन से निष्कासन हेतु वाद प्रस्तुत करता है। आ अवशेष किराए की राशि तथा किराए की दर को विवादित नहीं करता है, किंतु वह अभिवचन करता है कि वह उस भवन में सा का किराएदार है। क्या आ के लिए आवश्यक है कि वह अवशेष किराए की राशि न्यायालय में जमा करे? कारण सहित उत्तर दीजिए। अब इस प्रश्न में क्या कहा गया, ये क्वेश्चन क्या है कि जो भी एक भवन स्वामी है वह अपने किराएदार, जिसको वह किराएदार बोल रहा है, ए को इस आधार पर निष्कासन के लिए न्यायालय में वाद दायर करता है कि जो अवशेष किराया है वह उसके द्वारा नहीं दिया गया है। अब यहां पर ए जब अपना अभिवचन करता है तो ऐसे किराए की राशि को, जो अवशेष है, उस पर वह कोई विवाद उत्पन्न नहीं करता है। इसी के साथ साथ उसको जो है इस बात में भी कोई आपत्ति नहीं है कि जो दर है, जो रेट है, वो क्या है, इस पर भी कोई विवाद उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन वह अपने अभिवचन में कहता है कि वो जो किराएदार है, जो वो किराएदार है, वह उस भवन स्वामी का नहीं है जिसने वाद प्रस्तुत किया है। वास्तव में वो किराएदार किसी थर्ड पर्सन, जो कि सा है, उसका है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या ऐसी स्थिति में ऐसे किराएदार को न्यायालय में अवशेष किराया जमा करना आवश्यक है। तो यहां पर इस समस्या को सॉल्व कैसे करें, तो इसके अंतर्गत आप धारा 12 की जो है उपधारा 1A को देखिएगा, जो कि अवशेष किराए के आधार पर किसी किराएदार को निष्कासन के लिए आधार उत्पन्न करती है। तो इस आधार पर जो है न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया। लेकिन इसी के साथ साथ धारा 12 की उपधारा 3 यह प्रावधान करती है कि अगर धारा 13 के उपखंड या उपधारा 1 के अंतर्गत जो शर्त है उसका पालन कर दिया जाता है तो ऐसे किराएदार को जो है निष्कासित नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां पर समस्या उत्पन्न एक और हो गई कि भाई धारा 12 की उपधारा 1 का सी खंड, जो कि यह प्रावधान करता है कि अगर किराएदार जो है अपने भूस्वामी के हित पर प्रभाव डालते हुए या उसके ऐसा कोई कार्य करता है जिससे कि मकान मालिक के हित पर प्रभाव पड़े, तो धारा 12 की उपधारा 1 का जो तीसरा क्लॉज है, सी खंड है, उसके अंतर्गत भी वाद उत्पन्न होता है। लेकिन वहां पर हम बाद में जाए, यहां पर हम इसको आगे समझें। तो धारा 12 की उपधारा 3 ये प्रावधान करती है कि अगर धारा 13 की उपधारा 1 की शर्तों का पालन कर दिया जाता है किराएदार के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में ऐसे भवन स्वामी, ऐसे किराएदार को जो है उस स्थान से निष्कासन से संरक्षण दिया जाएगा। तो यहां पर यह बात उल्लेखित कर दी गई। लेकिन इसी के साथ साथ जब हम धारा 13 की उपधारा 3 देखेंगे तो वहां पर स्पष्ट कहा गया है कि जहां पर कि यह विवाद उत्पन्न हो जाए कि किराया किसे अदा करना है, तो ऐसी स्थिति में धारा 13(3) कहती है कि न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि ऐसा किराया न्यायालय में जमा किया जाए। तात्पर्य यह है कि किराया जमा करना या ना करना यह न्यायालय के आदेश पर निर्भर करता है। यहां पर ऐसा किराएदार बाध्य नहीं है कि वह किराया न्यायालय में जमा कर ही जो है अपना अभिवचन करे। लेकिन यहां पर जो है स्पष्ट है कि न्यायालय आदेश करेगा। अगर न्यायालय ने आदेश में कहा कि जो किराया है वो न्यायालय में जमा कर दिया जाए और न्यायालय जो है धारा 12 की उपधारा 1C के अंतर्गत जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको निराकृत करेगा।
अगर वह जो विवाद उत्पन्न हुआ है वह सद्भाविक है तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय जो है ऐसे किराएदार को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अगर सद्भाविक नहीं है तो वह ऐसे किराएदार को निष्कासन का आदेश दे सकता है, उस आधार पर धारा 12(1) की जो है सी के आधार पर। लेकिन जहां हम धारा 12 की उपधारा 1(a) के आधार पर जिस पर वाद दायर किया गया है उसको हम देखें तो धारा 13 की उपधारा 1 का पालन अगर कर दिया जाता है तो ऐसे किराएदार को निष्कासित नहीं किया जा सकता। तो यहां पर जब आप उत्तर लिखेंगे तो आपको इन तीनों धाराओं का उल्लेख करना होगा। धारा 12(1)(a) का उल्लेख करना होगा, धारा 12 की उपधारा 3, धारा 13(1) का उल्लेख करना होगा, और इसी के साथ साथ जो मेन सेक्शन है सेक्शन 13 का सब क्लॉज 3, जो कि न्यायालय को यह शक्ति देती है कि न्यायालय अगर निर्देश देता है तो ऐसी स्थिति में वह किराएदार जो है न्यायालय में जमा कर सकता है। तो यहां पर ये सारे प्रावधानों का उल्लेख कीजिएगा और उसके बाद बताइएगा कि प्रस्तुत प्रकरण में यह समस्या धारा 13(3) के आधार पर निराकृत की जाएगी। यहां पर न्यायालय को स्वविवेकी अधिकार है कि न्यायालय अगर आदेश देता है किराएदार को कि वह न्यायालय में जमा करे तो ऐसी स्थिति में किराया न्यायालय में जमा करना आवश्यक होगा। लेकिन अगर न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है तो यहां पर न्यायालय में किराया जमा करना जो है आवश्यक नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है आप इस आंसर को लिख सकते हैं, इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हमने एमपीसीजे का जो 1998 में और 1996 में पूछा गया उन प्रश्नों को देखा। अब हम देखते हैं 2013 में जो एमपीएडीजे के एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, उसका जो है कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। मित्रों 2013 में जो एमपीएडीजे में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया वो क्या था देखेंगे। का एक भूस्वामी को अध्ययन भ्रमण के संबंध में 6 माह के लिए लंदन जाना है। वह एक कमरा अपने कब्जे में रखते हुए शेष भवन को खा को इस शर्त के साथ किराए पर देता है कि 6 माह के बाद किराए पर दिया गया भाग उसे खा के द्वारा सौंप दिया जाएगा, बतलाइए कि। अब इसके अंतर्गत जो है 3 क्वेश्चन जो है इस समस्या से पूछे गए। बेसिकली ये जो समस्या है यह सेक्शन 19 पर आधारित है। धारा हम एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट की सेक्शन 90 देखेंगे, जिसके अंतर्गत सीमित कालावधि वाली अभिद्रति की दशा में कब्जे की पुनः प्राप्ति से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो ये जो समस्या यह सीमित कालावधि वाली अभिद्रति से संबंधित है सेक्शन 19 से। तो जब आप इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको यह उल्लेख करना होगा कि प्रस्तुत समस्या जो है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट की धारा 19 से संबंधित समस्या है तथा धारा 19 के प्रावधानों के अनुसार इस समस्या को निराकृत किया जा सकता है। प्रश्न में पूछा गया कि क्या भवन किराए पर देने के प्रयोजन हेतु कोई अनुज्ञा अपेक्षित है और यदि हां तो किसकी। प्रश्न क्रमांक 1 में यह पूछा गया है कि कोई अनुज्ञा, कोई परमिशन आवश्यक है। तो देखिए धारा 19 का जब हम अध्ययन करेंगे तो इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भूस्वामी, कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी जो कि सेक्शन 39 की सब सेक्शन 1 के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया, मतलब या तो कलेक्टर से या फिर सेक्शन 39 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत किसी अधिकारी या प्राधिकारी को अगर प्राधिकृत किया गया है तो ऐसे प्राधिकारी से या कलेक्टर से जो है इस तरह की अभिद्रति को निर्मित करने के लिए जो है अनुज्ञा की आवश्यकता होती है, इसकी जो है परमिशन लेनी होगी। तो यहां पर जो हम इसका उल्लेख कर देंगे। फिर इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, उस मामले में जब खा 6 माह के बाद कब्जा सौंपने से इंकार कर देता है को क्या विधिक उपचार उपलब्ध है। देखिए 6 माह के लिए सीमित कालावधि के लिए जो है यह स्थान भाड़े पर दिया गया। सेक्शन 19 ये प्रावधान करता है कि ऐसी स्थिति में जब वह 6 माह के भीतर, जो किराएदार है 6 माह के भीतर कब्जा वापस जो है भूस्वामी को नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में जो है ऐसा किराएदार जो है न्यायालय में धारा 19 के आधार पर वाद दायर कर सकता है ऐसे किराएदार के निष्कासन हेतु। तो यहां पर जो है इसका उत्तर जो है इस प्रकार से दे सकते हैं। धारा 19 में उल्लेख किया गया है कि सीमित कालावधि वाली अभिद्रति के लिए अगर किराएदार जो है कब्जा उस सीमित कालावधि के बीत जाने के बाद भूस्वामी को पुनः नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में भूस्वामी
न्यायालय में वाद दायर कर सकता है ऐसे स्थान को खाली कराने के लिए, ऐसे किराएदार को निष्कासित करने के लिए। अब इसके बाद जो तीसरा प्रश्न पूछा गया इसके अंतर्गत, उस मामले में क्या धारा 12(1) के अंतर्गत आधार प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है अथवा नहीं। मतलब कि जब धारा 19 के अंतर्गत कोई सीमित कालावधि वाली अभिव्यक्ति निर्मित होती है तो क्या धारा 12(1) के अंतर्गत जो 16 आधार दिए गए हैं क्या उनको साबित किया जाना आवश्यक है। तो धारा 19 यहां पर यह प्रावधान करती है कि धारा 12 की उपधारा 1 में या किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि धारा 12 की उपधारा 1 के अंतर्गत जो आधार दिए गए हैं उनको प्रमाणित किया जाना आवश्यक नहीं है। केवल धारा 19 में जो आधार दिए गए हैं कि यह अभिव्यक्ति जो है सीमित कालावधि वाली अभिव्यक्ति थी तथा इसको जो है विहित तरीके से जो है परमिशन लेकर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में इतना साबित करने पर ही न्यायालय ऐसे किराएदार को निष्कासन का आदेश दे सकता है। तात्पर्य यह है कि धारा 12(1) के अंतर्गत जो 16 आधार हैं उनको प्रमाणित किया जाना आवश्यक नहीं है। तो यहां पर जो है हम इस प्रकार से इसका जो है सॉल्यूशन लिखेंगे। अब यहां पर समझिएगा, सबसे पहले आपको धारा 19 यहां पर बतानी होगी, उसके बाद आप इन तीनों के उत्तर आप जो है उसमें लिखेंगे। तो जब आप इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है इस क्वेश्चन में, इस जो है प्रश्न में मिल सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों में। तो यहां पर हमने देखा प्रॉब्लम बेस्ड उन क्वेश्चंस को जो कि पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए। देखिए आने वाली जो परीक्षा है उसमें भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब आपको अध्ययन कैसे करना है, बात को समझिएगा। जब कभी भी आप किसी प्रावधान का अध्ययन करते हैं तो उससे जो कनेक्टिंग प्रोविजंस हैं उनको भी आप जो है एक साथ देखिएगा। यहां हम आपको सलाह देंगे कि हमारे एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के जो पूर्व वाले वीडियोस हैं जिनमें हमने एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट को जो है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अध्ययन किया था, तो वहां पर हमने कनेक्टेड सेक्शंस वगैरह सब वहां पर जो है वहां पर आपके साथ डिस्कस की थी। तो आप उन वीडियोस को देखिए तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वहां पर कवर हो जाएंगे। वहां पर जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप जो है समझ पाएंगे। तो आप जो है हमेशा कैसे अध्ययन कीजिए, प्रॉब्लम जो भी आप प्रावधान पढ़ रहे हैं उसके साथ जो भी कनेक्टेड सेक्शंस हैं उन सब का एक साथ अध्ययन करिए, जिससे कि जब ये इस प्रकार के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपके समक्ष आए तो आप उसको अच्छे से निराकृत कर पाए और उसमें जो है अच्छे मार्क्स ले पाए। मित्रों, इसी के साथ आज का यह वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का जो चैप्टर 3 है उसके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को देखा। अगले हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा जिसमें हम एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का जो चैप्टर 3A है उस पर चर्चा करेंगे। और इसी के साथ साथ हम आपको यह भी बता दें कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ बेल आइकॉन बटन को भी आप प्रेस कर दें, जिससे कि जैसे ही हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी जो है आपको तुरंत मिल जाए। तो मित्रों, होती है मुलाकात आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।